जिस तरह हमने सांप से जिंदगी बचा ली थी, उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई। गोया तेरे कहने का मतलब ये है कि इस रात तू अपनी औरत से भी लुत्फ अंदोज ना हो सकेगा। इस रात तो मैं जिंदगी के किसी शुगल से मुतमईन ना हो सकूंगा। आज शौले, ताम तेरी मौजूदगी से मैं मुतमईन जरूर हूंगा, इसलिए ये रात मुझे अपने साथ गुजारने थे। मैंने जोरदार कहका लगाया और फिर पोशियाना से कहा, तेरा मर्द तो बुज़दिल है पोशियाना, तू इसे दलेर बनाने की कोशिश कर। ये मेरी रात भी खराब करना चाहता है। लेकिन मेरी इस बात पर पोशियाना के चेहरे पर ना तो मुस्कुराहट आई, ना उसने इस ख्याल पर कोई तबसरा किया, बस खामोश रही। मुझे इस खामोशी पर किसी कदर ताज्जुब हुआ था, लेकिन मैंने उसकी तशरीह नहीं की। बहरहाल मैंने उन्हें मुतमईन करने के लिए बहुत सी बातें की। हाफू के चेहरे से झिझक का इजहार होता रहा, तब वो पोशियाना को लेकर चला गया। तब मैंने मुस्कुराते हुए अबानिया की तरफ देखा। क्या तू भी खौफ महसूस कर रही है अबानिया? मैं जहां कहीं भी हूं आज शौले, अगर तू मेरे साथ हो तो फिर खौफ नाम की कोई चीज मेरे पास नहीं भटक सकती। अबानिया मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, फिर आहिस्ता से कहने लगी, शौले क्या बात है? मैंने उसे अपनी आगोश में घसीटते हुए कहा, एक बात बताऊं, पूछने की क्या जरूरत है? तूने पोशियाना की निगाहों पर गौर किया है कभी? क्या मतलब? इस वक्त कोई उसे देखे, जब उसे एहसास हो कि कोई उसकी जानब मुतवज्जा नहीं है और उसकी निगाहें तुम पर जमी हुई होंगी। ओह, तुमने देखा? हाँ, कभी महसूस किया? वो तेरी तलबगार है आशौले, शायद उसे अपना मर्द नहीं भाया तो औरत है अबानिया, तूने मुझे महसूस किया होगा। हाँ, मैंने महसूस किया, और कुछ और भी। वो क्या? वो मुझसे नाखुश है, मुझे देखकर उसकी आंखें सुलग उठती हैं। ओह, ये बात गलत है, मैंने चौंक कर कहा। मेरे ज़हन में सदियों पुरानी एक बात आ गई थी, जब रकाबत की कहानी पहली बार मेरी निगाहों में आई थी। इंसान ने बहुत से रूप बदले हैं, लेकिन इसकी फितरत आज भी बरकरार है। तब तुम्हें इससे होशियार रहना चाहिए अबानिया। क्या मतलब? अगर वो तुझसे नाखुश है तो इंतकाम लेने की कोशिश न करे। मगर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैंने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। इसके बावजूद बहरहाल तू उसकी पसंदीदा मर्द की पसंद है, और तुझे मालूम है कि तुम लोगों के मुआहदे के तहत वो भी मेरी खलवतों में आ चुकी है। हाँ, ये बात मुझे मालूम है। बहरहाल मैं खुद भी किसी वक्त उससे बात करूंगा, लेकिन तू होशियार रहना। मैं भी इतनी कच्ची नहीं हूं आशौले, तेरी मंजूर नजर हूं, और इस तसव्वुर ने मेरे बदन में बिजलियां भर दी हैं। मैं पहले से कई गुना ताकतवर हो गई हूं। बेशक तेरी ताकत का राज हर रात मेरे ऊपर खुलता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और उसने भी मुस्कुराते हुए मेरी आगोश में अपना मुंह छुपा लिया। तब सुबह हो गई। सूर्य के सर उभारते ही हाफू खुश खुश मेरे पास दौड़ आया। हम रात गुजार चुके हैं आशौले। हाँ, रात गुजार चुके हैं, एक पुरस्कून और पुरअमन रात। हाफू मुसर्रत से बोला। यकीनन मैं उसकी बदहवासी से लुत्फ अंदोज होते बोला। दरअसल वो इतना सहमा हुआ था कि उसे इस रात में खौफनाक हंगामों का यकीन था, लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर वो रात पुरसकून थी। फिर हमने नाश्ता किया। सांप के गोश्त के लजीज कतले भूने, हमारे पास इन्हें भूनने का सामान मौजूद था, और फिर नाश्ते के बाद हम सब चाकू चौबंद हो गए। तब मैंने हाफू से कहा, रात की खामोशी से तूने क्या नतीजा अखज़ किया हाफू? यही कि नैमून यहाँ मौजूद नहीं है। मुमकिन है वो गार से ना निकला हो। हाँ, ये भी मुमकिन है। क्या तू मेरे साथ गार में जाना पसंद करेगा? तू हुक्म देगा तो जरूर, हाफू ने कहा। तब मैं हुक्म देता हूं कि तू यहां रहकर औरतों की निगहदाश्त कर। मैं इन गारों में नैमून को तलाश करूंगा। तनहा? हाफू थूक निकलते हुए बोला। हाँ तनहा, लेकिन ये मुनासिब बात ना होगी आशौले। तू इस खतरे से नावाकिफ है जिसे नैमून कहते हैं। मैं जो कह रहा हूं वही कर। मैंने हाफू की बकवास से किस कदर मकदर होते हुए कहा, और हाफू खामोश हो गया। लेकिन इसी वक्त अबानिया बोल पड़ी। मुझे भी एतराज है आशौले। क्या एतराज है तुझे? मैंने उसे घूरते हुए कहा। मैं तुझे तनहा नहीं जानू दूंगी, मैं खुद भी तेरे साथ चलूंगी। अबानिया ने पूरी मजबूती से कहा, गोया बात ऐसी थी जिस पर गुस्सा आए। भला ये बेवकूफ लड़की मेरे साथ जाकर क्या करेगी? क्या इसे साथ लाना हमाकत की है? लेकिन एक दूसरे ख्याल ने मेरे ज़हन को ठंडा कर दिया। जिस जगह से हाफू जैसा जाला खौफजदा है, वहां ये लड़की मेरे साथ जाने को तैयार है, सिर्फ मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर। इस तरह इसकी यह हमाकत की बात भी काबिल माफी है। ताहम मैंने कहा, मैं खुद तुझे खुद से जुदा करना पसंद नहीं करता अबानिया, लेकिन जिस जगह मैं जा रहा हूं वहां तेरा जाना मुनासिब न होगा, और अब मैं चलता हूं। हाफू, अबानिया की हिफाजत तेरा फर्ज है, और तेरी औरत के बारे में तो तुझसे कुछ कहना बेकार है। बेफिक्र रहे आशौले, मुझे यकीन हो गया कि नैमून यहां मौजूद नहीं है, और इसके बाद मुझे किसी शय की परवाह नहीं रह जाती। हाफू ने कहा, और उसके बाद मैंने अबानिया से कोई गुफ्तगू नहीं की। मैं ढलान पर उतरने लगा, और अब चूंकि मैं तनहा था, सिवाय अपने चौड़े खांडे के मेरे साथ कोई नहीं था, इसलिए उतरने की रफ्तार बहुत तेज थी। थोड़ी देर के बाद मैं नीचे पहुंच गया। वह सतून अभी तक वहीं पड़ा हुआ था जिससे हाफू और उसके साथियों को बांध दिया गया था। मैंने इस खौफनाक गार की तरफ रुख किया, जिसका धाना इतना बुलंद था कि कई हाथी ऊपर नीचे खड़े होकर गुजर सकते थे। इसकी चौड़ाई भी ऐसी ही थी, लेकिन करीब पहुंचने से इसकी शक्ल बड़ी अजीब नजर आती थी। नुकीले पत्थर इस तरह उभरे हुए थे जैसे किसी इफरीत के दांत हो। खुला हुआ गार किसी भयानक जानवर के खुले हुए जबड़ों के मानित था।
मैंने तेजी से सफर तय किया और गार के सामने पहुंच गया। फासला इतना हो गया था कि ढलान के किनारे पर खड़े हुए तीनों अफराद नजर आ रहे थे। गार के दरवाजे पर पहुंचते ही शदीद ताफुन महसूस हुआ। सड़ते हुए गोश्त की बदबू थी। एक लम्हे के लिए मैं रुका और फिर अंदर दाखिल हो गया। गार अंदर से ज्यादा तारीक नहीं था। ऊपरी समत में कहीं कहीं रखने थे जिनसे रोशनी की शुआएं अंदर आ रही थी और गार में इतनी रोशनी थी कि अंदरूनी मंजर साफ नजर आ सके। इंतहाई अजीम शान गार था। चारों तरफ हड्डियां, खोपड़ियां और पिंजर बिखरे हुए थे। इनमें जंगली बैलों के पिंजर, शेरों और दूसरे जानवरों के पिंजर भी थे और इंसानी ढांचे, खोपड़ियां, हाथ और पांव भी थे। बेहद खौफनाक मंजर था। यकीनन लड़कियां और शायद हाफू भी यहां आ जाता तो खौफ से उनके दिलों की हरकत बंद हो जाती, लेकिन पूरे गार में इस खौफनाक वजूद का नामो निशान तक नहीं था। यह बात तो तय हो गई थी कि ये उसका मस्कन है, लेकिन खुद वो यहां मौजूद नहीं था। एक बार फिर मेरे ज़हन में उलझन पैदा होगी। काश वो मिल जाता, काश मैं उसे देख सकता, इसे दो दो हाथ कर सकता, लेकिन वो कौन जानवर है जो शेर और दूसरे खौफनाक जानवरों को भी नहीं छोड़ता। बहरहाल मुझे मायूसी हुई थी। यहाँ इन गारों में और कुछ नहीं था। दफातन एक सरसराहट हुई और मैं चौंक पड़ा। मैंने पलट कर देखा तो एक लम्हे के लिए चकरा कर रह गया। एक इस्तखानी खोपड़ी आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ रेंग रही थी। उसकी आंखों के खाली हल्के मुझे घूरते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैं ताज्जुब से उसे देखने लगा। खोपड़ी आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिल्कुल करीब आ गई। वो मेरे पैरों को छूने लगी और मेरे पास रुक गई। अब वो दाएं बाएं खिसक रही थी। मेरी हैरत बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने झुककर खोपड़ी को उठा लिया। मैं जानना चाहता था कि वो मुझसे क्या कह रही है, लेकिन दूसरे लम्हे एक स्याह रंग का चूहा खोपड़ी के नीचे से निकलकर एक तरफ दौड़ गया। मैंने चूहे को देखा और फिर मुझे हंसी आ गई। गोश्त की बू पर चूहा किसी तरह खोपड़ी में दाखिल हो गया था और फिर वो इसमें बंद होकर रह गया था। चुनाचे वो खोपड़ी को लेकर चल रहा था। बहरहाल यहाँ कुछ नहीं था, इसलिए मैं गार से बाहर निकल आया। यकीनन ढलान के बुलंद सिरे पर खड़े हुए लोग गार के दहाने पर नजरें जमाए दहशतनाक चीखों और खौफनाक आवाजों के मुंतजिर होंगे। लेकिन अब करना क्या चाहिए? कहाँ इस पुरस्रार वजूद को तलाश किया जाए? कुछ भी हो, इसकी तलाश में तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैं वादी के मैदान को अबूर करने लगा और फिर ढलान के सिरे पर पहुंच गया। ऊपर खड़े हुए लोग हाथ हिला हिला कर चीख रहे थे। शायद वो खुशी का इजहार कर रहे थे। सूरज पूरे तौर से बुलंद हो गया था। मैं ढलान चढ़ने लगा और थोड़ी देर के बाद मैं उनके करीब पहुंच गया। तीनों मेरी तरफ दौड़ रहे थे। क्या हुआ शौले, क्या हुआ? क्या वो अंदर मौजूद नहीं था? हाफू बेसब्री से पूछ बैठा। हाँ, अंदर कुछ नहीं था, मैंने जवाब दिया। मैं समझ गया था। अगर वो होता तो माहौल इतना पुरसकून ना होता। हाफू ने मुसर्रत से कुलकारी लगाते हुए कहा। लेकिन उसे तलाश करना जरूरी है हाफू, हम उसे तलाश करेंगे। मैं हाजिर हूं आशौले, लेकिन तेरे जैसा जियाला, तेरे जैसा दलेर मैंने इससे कभी नहीं देखा। यकीनन तू देवताओं की सी दलेरी रखता है, यकीनन तू आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ है। हमें किस तरफ चलना होगा हाफू? हाँ, मैं एक बात तेरे जहन में डाल देना चाहता हूँ। हुक्म दे आशौले। मैंने महसूस किया है आम हालात में तू दलेर इंसान है, लेकिन नैमून के नाम पर तेरा चेहरा जर्द हो जाता है। मेरी ख्वाहिश है कि तू इससे खौफजदा होना छोड़ दे और इस बात पर यकीन रख कि मेरा और उसका जब सामना होगा तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। हाँ, अगर तूने उसकी तलाश में बुज़दिली से काम लिया तो फिर मैं तेरा साथ छोड़ने पर मजबूर हो जाऊंगा। मैं तेरे अहकामात की तामील करूंगा आशौले, लेकिन मैं क्या करूं? इसका खौफ मेरे खमीर में है। मेरी पुश्ती इससे खौफजदा चली आ रही है। मैं इसका खौफ दिल से नहीं निकाल सकता आशौले, इस वक्त तक जब तक उसकी लाश अपनी आंखों से न देख लूं। हाँ, मुझे तेरे हुक्म के सामने जिंदगी की कोई परवाह नहीं। चुनाचे इसकी तलाश में मैं तेरी भरपूर मदद करूंगा, लेकिन मैं नहीं कह सकता आशौले कि उसके सामने मेरी क्या कैफियत है। ठीक है, तो जिसका सामना करने के लिए मैंने पहले ही मना किया है, इसके मुकाबले सिर्फ मैं आऊंगा, तब हमें वादी में उतरना चाहिए। हाफू ने कहा। आओ लड़कियों, क्या तुम्हें सहारे की जरूरत है? नहीं आशौले, हम चल सकते हैं। दलेर आबानिया जल्दी से बोली। मैंने मुस्कुराते हुए तारीफी निगाहों से उसे देखा, लेकिन मेरी निगाहों को पोशाना ने भी देख लिया और इसका रद्द-ए-अमल भी हो गया। पोशाना किसी फुर्तीले बंदर की तरह नीचे जाने लगी। वो हानिया से ज्यादा फुर्ती और दलेरी का मुजाहरा कर रही थी और औरत की सादगी पर मेरी होंठों पर मुस्कुराहट रिंग आई, जिसे बहरहाल मैंने पोशाना से छुपाने की कोशिश की। ढलान ज्यादा खतरनाक न थे। अगर होते तब भी पोशाना इसी अंदाज में उतरने की कोशिश करती और नुकसान उठाती। बहरहाल हम नीचे पहुंच गए। मैं कार के नजदीक उसके कदमों के निशानात तलाश करूंगा आशौले, हाफू ने कहा। ओह, लेकिन क्या इस पथरीली जमीन पर उसके कदमों के निशानात मिल सकेंगे? हाँ, उसके वजन से पत्थरों में गड़े पड़ जाते हैं, अगर वो ज्यादा सख्त ना हो। खूब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और गर्दन हिलाती। यूं हम आगे बढ़ गए और तेजी से सफर तय करते हुए गार के करीब पहुंच गए। गार का ताफुन दूर दूर तक फैला हुआ था। उफ, कैसी भयानक जगह है। क्या मैं अंदर झांक कर देख लूं आशौले? अबानिया ने यहां भी पोशियाना पर सबकत ले जाने की कोशिश की। नहीं, इसमें कुछ नहीं है और वक्त जाया करना फजूल है। आफू को अपना काम करने दो, बल्कि तुम भी इसकी मदद करो, मैंने अबानिया से कहा और अबानिया मुस्तद्दी से आगे बढ़ गई। हाँ, अलबत्ता पोशियाना ने न जाने क्या सोचकर उस वक्त आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। आफू ने गार के दहाने के इतराफ में एक चक्कर लगाया और फिर घुटनों के बल बैठ गया। वो जमीन सूंघने की कोशिश कर रहा था।
पुरस्रार इलाके का बाशिंदा न जाने कौन कौन सी खसूसी हिस्सियात का मालिक था, और फिर वो किसी चूहे की मानिंद हाथों और पैरों के बल एक तरफ चल पड़ा। अबानिया उसके साथ थी। वो उसके पीछे पीछे ताज्जुब से उसे देखती हुई चल रही थी। आशौले, दफातन मुझे पोशियाना की आवाज सुनाई दी और मैं चौंक कर उसकी तरफ देख लगा। पोशियाना के चेहरे पर जज्बात सुलग रहे थे। क्या बात है पोशियाना, मैंने पूछा। तो मुझे अपने हाथों से हलाक कर दे आशौले। मेरी ख्वाहिश है कि तू मेरी गर्दन दबाकर मुझे इन वीरानों में फेंक दे। तुझे क्या हो गया पोशियाना, क्या हो गया अचानक तुझे? मैंने हैरत से कहा। अचानक नहीं आशौले, मैं तुझसे गुफ्तगू के मौके की तलाश में थी। इस वक्त गो मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन मुनासिब वक्त कभी नहीं आएगा। मेरे दिल की बात सुन ले आशौले। क्या तू खुश नहीं पोशियाना? नहीं आशौले, जो औरत तुझसे मुंसलिक हो जाए वो फिर किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। लेकिन हाफू एक खूबसूरत और तंदुरुस्त जवान है। मुझे एतराफ है, बेशक वो बेशुमार जवान और ज्यादा जवान और हसीन है, लेकिन आशौले मैं तेरी दीवानी हूं। तेरे सा कुर्ब है, तेरा सा लम्स दीगर इंसानों में कहा। तेरी आगोश के सामने हर चीज मांद है आशौले। मुझे अपना ले आशौले, मैं अब सिर्फ तेरी बनकर रह सकती हूँ। ये कैसे मुमकिन है पोशियाना? तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। कौन है जो तेरे हुक्म से सरताबी करे? आखिर अबानिया भी तो तेरे साथ है, लेकिन हाफू ने तुझे पसंद कर लिया है। अब तू उसकी औरत है, जो तेरी हो वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती। तो अबानिया को उसके हवाले करते, वो कभी मेरी मोहब्बत, मेरा उन्स हासिल नहीं कर सकेगा। ख्वाह मुझे पूरी जिंदगी उसके साथ गुजार देनी पड़े। यह गलत है पोशियाना। अगर मैंने तुझे अपनाने की कोशिश की तो वो मुझे बददियानत समझेगा। तो बहरहाल उसकी हो चुकी है। मुझे ना ठुकरा तू आशौले, मुझे ना ठुकरा। मैं तेरा लम्स चाहती हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। पोशियाना ने मेरा हाथ पकड़ लिया और इस वक्त हाफू की चीख सुनाई थी। मैंने तलाश कर लिया आशौले, मैंने सही समत पा ली के। देख ये उसके कदमों के निशानात थे, और मैं तेजी से उस तरफ तोड़ पड़ा। पोशियाना झटके से गिरते गिरते बची। बहरहाल मैं हाफू के करीब पहुंच गया। अबानिया भी झुककर इस निशान को देख रही थी। मेरा दावा है ये उसके ताजा निशान में से एक है, हाफू ने कहा, और मैं भी उसके करीब जमीन पर बैठ गया। ये एक निशान था, गोया ये भी संगला जमीन थी, लेकिन यहाँ के पत्थर दूसरे सख्त पत्थरों की बनिस्बत है किसी कदर नरम थे, और इनमें यह निशान नुमाया था। बिल्कुल किसी इंसान के तलवे और एड़ी का निशान था, लेकिन किसी हाथी के पांव की तरह चौड़ा, लंबाई भी कम थी। मैं इसे कोई अंदाजा नहीं लगा सका। बहरहाल हाफू इस निशान पर यकीन रखता था, और दरहकीकत ये निशान आगे बढ़ रहे थे। मैंने इसका फासला नोट किया। एक निशान से दूसरे निशान का फासला तकरीबन 3 फुट था। क्या तुम आगे तक ये निशान तलाश कर सकोगे हाफू? हाँ आशौले, मैं इसके कदमों की बू सूंघ कर इसकी समत का पता लगा सकता हूँ। तब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हाफू ने कहा, और फिर उसने पोशियाना की तरफ देखा, जो आहिस्ता आहिस्ता इसी समत आ रही थी। उसके चेहरे पर सकूत था, लेकिन किसी ने उसके चेहरे पर कोई तवज्जो नहीं दी, और हम खामोशी से आगे बढ़ने लगे। कदमों के निशानात मुझे भी मिल रहे थे, और इन्हें देखकर मुझे यकीन हो गया था कि हम सही समत जा रहे हैं। वैसे जो कोई भी था बहुत वजनी जानवर था, और यकीनन उसके मुकाबले में बहुत सख्त होगा। हम कदमों के निशानात पर सफर करते रहे। सूर्य ने वापसी का सफर शुरू कर दिया था। रात गए तक हम किसी खास नतीजे पर न पहुंच सके। चारों तरफ बेआबो गाया पहाड़ियां बिखरी हुई थी। दोनों औरतें निढाल हो गई थी, लेकिन यहाँ अबानिया ने पोशानिया पर अपनी बर्तरी साबित कर दी थी। वो अब भी बहुत हिम्मत से चल रही थी। तब मैंने एक जगह कयाम का ऐलान कर दिया। मैं भी यही कहने वाला था आशौले, लेकिन एक बात बड़ी भयानक है, हाफू ने कहा। वो क्या? जानता है हम कौन से रुख पर चल रहे हैं? नहीं, ये रास्ता मेरे लिए अजनबी है, मैंने जवाब दिया। हमारा रुख गौदरी बस्ती की तरफ है। इस इलाके की पहली बस्ती जो शमूना की कलमरू में शामिल है। ओह, इसका मतलब है कि नमून ने उधर का रुख किया है। हाँ शौले, और मैं अचानक बहुत से खतरे महसूस करने लगा हूँ। मसलन वक्त मुकर्रा पर जब नमून को उसकी भीड़ नहीं मिलती, जब शमूना का वादा झूठा हो जाता है, तो वह बस्ती का रुख करता है। इसका गुस्सा बहुत शदीद होता है, और इसके बाद बस्तियां तबाह हो जाती हैं। ऐसे ऐसे अलमनाक वाकयात होते हैं जिन पर बरसों आंसू बहाए जाते हैं। और आशौले, इस बार नमून को उसकी भीड़ नहीं मिली है, क्योंकि तूने हमारी जिंदगियां बचा ली थी। ओह, तो गोया इसने गौदरी बस्ती का रुख किया है। हाँ, उसके कदमों के निशानात इसी समत की निशानदेही कर रहे हैं। गौदरी बस्ती के बेबस लोग यकीनन मुश्किल में गिरफ्तार होंगे। नमून अगर वहां तक पहुंच चुका है तो उसने तबाही मचाई होगी। हाफू ने कहा, और मेरी पेशानी पर शिकने पड़ गई। औरतें, काश ये औरतें साथ न होती तो मैं इसी वक्त उधर का रुख करता, अभी और इसी वक्त। लेकिन औरतों के चेहरों से अंदाजा होता था क्या वो सफर के काबिल नहीं है। तब मैंने हाफू से कहा, क्या ख्याल है हाफू, क्या हम जल्द अज जल्द गौदरी के लोगों की मदद को ना पहुंचे? और जवाब में हाफू ने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कि क्यों जिंदगी मुख्तसर कर रहे हो आशौले, कुछ वक्त और गुजार लेने दो। तुम गौदरी के लोगों की क्या मदद कर सकते हो? इंसान और पहाड़ का क्या मुकाबला? हाँ, तुम जिंदगी जरूर खो बैठोगे। हाफू की निगाहों का मफहूम मेरी समझ में आ गया, लेकिन प्रोफेसर में उस बेवकूफ को क्या बताता। मैं दूसरे अमूर पर गौर करने लगा। हाफू मेरी तरह ताकतवर नहीं है। अगर मैं रुके बगैर गौदरी बस्ती का सफर शुरू कर दूं तो क्या हाफू मेरा साथ दे सकेगा? अबानिया के लिए कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन हाफू तो खुद भी थक गया है। इसका इजहार उसके चेहरे से हो रहा है। मैं अपनी औरत को कंधे पर बिठाकर दिन रात सफर कर सकता हूँ, लेकिन हाफू तो एक रात भी पैदल नहीं चल सकेगा।
पोशियाना का बोझ उठाकर सफर करने का तो सवाल ही पैदा हो नहीं होता था। चुनाचे मजबूरी थी, एक रात गुजारनी थी और दूसरी सुबह तेज सफर करना था। हम रात सफर नहीं कर सकेंगे हाफू, लेकिन हम गोदरी वालों की खबरगिरी जरूर करेंगे। हम इनके लिए क्या कर सकते हैं आशौले, ये वहां चलकर देखेंगे। और ये दुरुस्त है कि रात का वक्फा वक्त को हाथ से निकाल देगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तू अपनी औरत को कंधे पर बिठाकर पूरी रात सफर नहीं कर सकेगा। मैं एतराफ करता हूं आशौले, मैं इतना ताकतवर नहीं और फिर मेरी औरत भी हल्की नहीं है कि इसका बोझ संभाल कर सफर करना आसान हो। हाफू ने किसी कदर तमस्कराना अंदाज में कहा। चुनाचे रात के कयाम का इंतजार कर, मैंने बेजारी से कहा। दरहकीकत हाफू के इंतखाब में मुझसे गलती हो गई थी। वो दूसरों से तंदुरुस्त और मजबूत जरूर था, लेकिन इतना ही जरी नहीं था जितना मैंने समझ लिया था। और हाफू रात के कयाम में मसरूफ हो गया, लेकिन उसके जहन पर तो औरत सवार थी। हालांकि पिछली रात का तजर्बा उसे खौफजदा करने के लिए काफी था, लेकिन औरत अनोखी शय है प्रोफेसर। इंसान इसके लम्हाती कुर्ब के लिए पूरी जिंदगी दाव पर लगा देता है। हाफू ने 2 जगह तैयार की, एक अपने लिए दूसरी मेरे लिए, और फिर खाने वगैरह का इंतजाम करने लगा। अबानिया हस्बे मामूल मसरूर थी, लेकिन आज मेरा जहन गोदरी बस्ती के इंसानों में उलझा हुआ था। मैं इन लोगों की मदद नहीं कर सकता था। अव्वल तो मुझे उसकी समत नहीं मालूम थी कि मैं सोते हुए लोगों को छोड़कर उस बस्ती की तरफ दौड़ जाऊं और वहां की दास्तान मालूम करूं। इस सिलसिले में मुझे हाफू की जरूरत थी। मुमकिन है नैमून ने गोदरी का रुख ना किया हो, इसकी समत कोई और हो। चुनाचे मेरा सफर बेकार साबित हुआ और फिर यह मुमकिन भी नहीं था। हाँ, अगर नाज दिखाने वाली औरतें साथ न होती तो इस रात मैं भी हाफू को मजबूर करता कि अपनी हैरत अंगेज कुव्वत शामा से काम लेकर आगे बढ़े और नैमून का निशान तलाश कर ले। आशौले, अबानिया ने मुझे पुकारा और मैं ख्यालात से चौंक पड़ा। मैंने उसकी जानिब देखा। रोशनी निकलने वाली है, वो मानीखेज अंदाज में बोली। हाँ, मैंने आसमान के एक सिरे पर उभरते हुए चांद को देखते हुए कहा। हवाओं ने मौसम बदल दिया है, मुझे एहसास है। मैंने तवील सांस लेकर कहा। तुझे कहाँ एहसास है? तू न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ है। मेरे लब प्यास से खुश्क हो रहे हैं। अबानिया के अल्फाज पर मुझे पोशियाना के अल्फाज याद आए। कसूरवार वो लड़की नहीं थी, हाफू लाख तंदुरुस्त और तवाना सही, लेकिन मेरी बात कुछ और थी। हाँ, अगर पोशियाना मुझसे दूर रहती तो शायद आहिस्ता आहिस्ता वो ज़हनी तौर पर हाफू को कबूल कर लेती, लेकिन उसके लिए ये बात ताज़ियाना थी कि उस जैसी एक लड़की मेरे कुर्ब से सरशार है। वो कुर्ब जो दूसरे मर्दों से बेहतर है। सच पूछो तो प्रोफेसर, औरत हर दौर में मेरे लिए उलझन बनी है, लेकिन कुदरत ने इस सिन्फ में वो कशिश पैदा की है कि इंसान इन उलझनों से वाकिफ होते हुए भी नई उलझनों को अपनाने के लिए तैयार होता है। आशौले, अबानिया ने मुझे मुखातिब किया और सच बात यह है कि आज बेदिली से मैंने अबानिया को कबूल किया। मेरे ज़हन में बहुत सी उलझनें यकजा हो गई थी, जिनमें सबसे बड़ी उलझन गोदरी बस्ती वालों की बेबसी थी। अगर नमून उस तरफ निकल गया है तो गरीब इंसानों का ना जाने क्या हाल होगा। अबानिया मेरे लम्स से सरशार थी। हसूल मकसद के बाद वो बेसुध होकर सो गई और मैं सुबह का इंतजार करता रहा। चांद का सफर बहुत सुस्त था, बमुश्किल तमाम उसने आसमान की तवालत तय की और फिर जब वो बेनूर होने लगा तो मैं अपनी जगह से उठ गया। मुझसे थोड़ी दूरी पर हाफू था, मैं उसकी तरफ चल पड़ा और जब मैं हाफू के नजदीक पहुंचा तो मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अभी मुकम्मल तौर पर सुबह नहीं हुई थी, न जाने कितनी रात को सोए हों वो दोनों, क्या उन्हें ना जगाऊं? लेकिन इनसे ज्यादा हमदर्दी के मुस्तहिक वो थे जो न जाने किस मुसीबत से दो चार हो चुके होंगे। तब मैंने हाफू को आवाज दी। हाफू की नींद बहुत गहरी थी, लेकिन पोशियाना की आंख खुल गई। मैंने हाफू को झंझोड़ दिया और जोर से आवाज दी, हाफू। मेरे झंझोड़ने पर हाफू हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या है? उसने गिगाए हुए अंदाज में कहा। उठ जाओ। आ गया, नमून आ गया। हाफू और ज्यादा सरसहमा होकर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। मुझे उसको खौफ पर हंसी आ गई और मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, नमून नहीं आ गया, सुबह हो गई। उसने फिर अहमकाना अंदाज में चारों तरफ देखा और फिर सर पकड़कर अकड़ों बैठ गया। मैं इंतजार करता रहा। अपनी हालत संभालने के बाद वो फिर उठा और झींपे हुए बोला, मैं सोते में नमून को देख रहा था। खैर, आप जाग गए हो। मैंने उसे उसकी बुज़दिली का ताना दिया। बहरहाल एक आम इंसान था, मैं सबको तो अपनी मानद नहीं बना सकता था। सो प्रोफेसर, मैंने उसे बमुश्किल तमाम संभाला और अपना मकसद बता दिया। ओह, तो हम तैयारियां करें? तैयारियां कैसी? सुबह की खुराक रास्ते में खाएंगे। पोशियाना जागू, ठीक है, तुम संभल जाओ, तुम्हें अबानिया को जगाऊं। मैं संभल चुका हूं, उसने कहा और मैं गर्दन हिलाता हुआ फिर अबानिया की तरफ बढ़ गया। मैंने अपनी औरत को जगाया और यह अबानिया की खूबी थी कि वो किसी बात पर हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करती थी। चुनाचे वो तैयार हो गई और उसने जरा भी तारुज नहीं किया। पोशियाना भी बादल नख्वास्ता हमारे साथ दे रही थी। सो हम चल पड़े। हाफू ने फिर अपना काम शुरू कर दिया था और मैं उसकी कुव्वत शामा की गैर मामूली कैफियत से दिलचस्पी लेता हुआ उसके साथ आगे बढ़ता रहा। यहां तक कि जब सूरज निकला तो हम एक मुनासिब सफर कर चुके थे। थोड़ी देर के बाद रुककर हमने खुराक और पानी पिया और उसके बाद फिर चल पड़े। हाफू जूं आगे बढ़ रहा था, उसके चेहरे पर सरसहमगी फैलती जा रही थी। एक बार उसकी जुबान से निकल गया, देवता गोदरी वालों पर रहम करें। क्यों हाफू? मैंने पूछा। अब गोदरी बस्ती ज्यादा दूर नहीं है। ओह, और नमून के बदन की खुशबू हमें इसी तरफ ले जा रही है।
बहरहाल मैंने हाफू से सफर तेज करने का कहा और हाफू की रफ्तार बढ़ गई। सूरज सर पर पहुंचा तो सुनसान इलाकों में चलने वाली हवाओं ने हमारे कानों तक कुछ और आवाजें पहुंचाई। ये इंसानों के रोने पीटने की आवाजें थीं। मैं चौंक पड़ा और मेरे साथ ही हाफू और लड़कियां भी। तूने सुना शौले, तूने सुना? गौदरी मुसीबत का शिकार होगी, हाफू ने रोंदे हुए लहजे में कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, उसके बाद बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर था। चुनाचे मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, बेहद तेज। मेरे साथ ही मेरे पीछे दौड़े, लेकिन कौन मेरी गर्द को पा सकता था। रोने वालों की आवाजें तेज होती जा रही थी और मैं सोच रहा था कि शायद आज इस पुरस्कार वजूद से मुलाकात हो जाए। अगर वो गोदरी बस्ती वालों पर जुल्म रहा होगा तो मैं अपने चौड़े खांडे से उसका वजूद फना कर दूंगा। तब मुझे दूर से मुतहर्रिक इंसान नजर आए। उनके साथ ही मैंने कच्ची मिट्टी के मकानात और घास फूस के झोपड़े देखे और जूं जूं मैं करीब पहुंचा, तबाही के निशानात वाज़ेह होने लगे। जब मैंने बस्ती में कदम रखा तो मुझे मालूम हुआ कि तूफान गुजर चुका है। अब सिर्फ उसकी तबाहकारियों के निशानात बाकी हैं। मैंने बस्ती में किसी इंसान की पहली लाश देखी, लेकिन ये लाश अजीब थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी बड़ी चट्टान के नीचे से निकाला गया हो। बुरी तरह कुचला गया था। बस्ती की औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े अपनों के लिए बैन कर रहे थे, बिलक बिलक कर रो रहे थे। कुछ ऐसे थे जिनके अपनों की लाशें किसी न किसी शक्ल में उनके सामने मौजूद थी, टूटी हुई गर्दन, मुंतशिर हाथ पांव के साथ। बहुत से ऐसे थे जो गुमशुदगान की लाशें तलाश कर रहे थे और बहुत से ऐसे थे जिनकी आंखों के सामने उनके जीते जागते अजीज नेमून का शिकार हो गए थे। बस्ती के बेशतर मकानात मलबे में तब्दील हो गए थे। बिलाशुबा कोई खौफनाक तूफान था जिसने पूरी बस्ती को तहबाला करके रख दिया था। वो लोग अपनी मुसीबत में इस तरह गिरफ्तार थे कि किसी ने मुझ अजनबी की जानिब तवज्जो नहीं दी। मैं खुद ही खामोशी से उस पूरी बस्ती का जायजा ले रहा था और हालात मुझे मालूम हो चुके थे। यहां तक कि मैंने पूरी बस्ती का चक्कर लगा लिया और जब चक्कर मुकम्मल करके मैं वापस उस जगह पहुंचा जहां से बस्ती में दाखिल हुआ था तो मैंने देखा कि हाफू, अबानिया और पोशाना दौड़ते हुए बस्ती के करीब पहुंच चुके हैं। हाफू दौड़ने का माहिर था, लेकिन मेरी तेज रफ्तारी पर उसकी आंखें फैली हुई थी। अलबत्ता दौड़ने वाली लड़कियों की बुरी हालत थी। उनके सांस धूखने की तरह चल रहे थे और फूलते पिचकते सीने उनकी दिलकशी में इजाफा कर रहे थे। बिलाकर गोदरे वाले मुसीबत का शिकार हो गए। हाफू ने कहा, इनसे मालूम करो हाफू, इनसे पूरा मुआजरा मालूम करो। मैंने कहा और हाफू ने एक बैन करती हुई बूढ़ी औरत को पकड़ लिया। तेरा क्या नुकसान हुआ है अम्मा? उसने बूढ़ी औरत से पूछा। मेरी बस्ती पर मौत नाजुल हुई और तू पूछता है कि तेरा क्या नुकसान हुआ? बूढ़ी ने रोते हुए कहा, क्या तेरा बेटा मौत का शिकार हो गया? मेरी अपनी कोख से किसी बेटे ने जन्म नहीं लिया, लेकिन बस्ती का हर आदमी मेरा बेटा है। वो मर गए जो मुझे माँ कहते थे। नेमून ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। नेमून यहाँ कब आया था? देवता गारत करें हैगों को जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी और हम मुसीबत का शिकार हो गए। सूरज छुपे बस्ती वालों ने नेमून का साया देखा। गजब का देवता ऐसा आया था कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। हम जब जागे जब उसने हमला कर दिया। भागने वाले भाग गए, जो बच्चे नेमून के कहर का शिकार हो गए। देख ले उसने हमारी बस्ती उजाड़ दी। देख ले गोदरी खून में नहा गई।